सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा लंदन में नाफिज सख्त SOPs के तहत अदा कर दी गई। बरतानिया में सख्त लॉकडाउन के बाइस बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा में सिर्फ 30 लोगों ने शिरकत की। जी हां, सिर्फ 30 लोगों ने। और जब कल यहां पर यही जनाजा एक बार फिर होगा तो फिर कौन सी SOPs और कहां का कानून। मुल्क भर से हजारों लोग आएंगे, एक ही ग्राउंड में जमा होंगे। हुकूमती रिट और कानून की अमलदारी कहीं नजर नहीं आएगी। हाँ, अगर नजर आएगा तो VIP कल्चर। जनाजे में भी शरीफ फैमिली के लिए जगह अलग मुख्तस होगी, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के लिए अलग जगह होगी, और आम कारकुनान बेचारे ग्राउंड में हो या सड़क पर, फिर भला किसे फर्क पड़ता है। SOPs की धज्जियां उड़ाता एक इज्तिमा ये होगा, और ऐसा ही एक इज्तिमा इसके सिर्फ 2 रोज बाद मुल्तान में जलसे की सूरत में होगा। वहां भी बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे, SOPs की खिलाफ वर्जियां होंगी, और यकीनन माजी की तरह कानून हरकत में नहीं आएगा और कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। लेकिन यह जलसा एक लिहाज से माजी के जलसों से मुनफरिद होगा, क्योंकि इसमें बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, लेकिन आसफा भुट्टो जरदारी मुल्तान में जलसे के स्टेज पर मौजूद होंगी, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी और क़यादत करेंगी, और PDM के प्लेटफॉर्म से उनका यह पहला खिताब भी होगा। कुछ सीनियर तज्जियाकार तो यह भी कह रहे हैं कि यह आसफा भुट्टो की अमली सियासत का बाकायदा आगाज होगा। और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत भी आज एक बड़ा अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुल्तान में अपोजिशन को जलसा नहीं करना चाहिए। अपोजिशन इस वक्त आवाम की जानों से खेल रही है, लेकिन हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, तसादुम की कोई सूरत हाल नहीं चाहते। ये इस वक्त पूरी सूरत हाल है। इस पर गुफ्तगू करते हैं पीर मज़हरुल हक साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ। तो पीर साहब, मुल्तान में तो जलसा होने जा रहा है 2 रोज़ के बाद। पीपल्स पार्टी यहाँ पर SOPs को नाफिज कर रही है, सिंध में लोगों के कारोबार बंद कर रही है, कुछ कारोबारों को महदूद कर रही है, और पीपल्स पार्टी में आसफा भुट्टो जरदारी भी जा रही हैं, वहाँ पर जलसा भी होगा, खिताबात भी होंगे, तमाम PDM के रहनुमा वहाँ जमा होंगे, और लोगों को बड़ी तादाद में आप दावत दे रहे हैं। ये किस तरह की 2 तरफा पॉलिसी? देखें, ये है तो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल, लेकिन ये पीपल्स पार्टी तो कभी अपनी जान की परवाह कभी नहीं की। पीपल्स पार्टी के लोगों ने, लीडरों ने, वर्करों ने, लेकिन हमें अपनी बच्ची का बहुत एहसास है। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए ज़्यादा अहम है, और साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो कमिटमेंट है, जो अनाउंसमेंट की है, उसको भी इनको पूरा करना चाहिए। जिस वक्त ये ऐलान हुआ था उस वक्त तो ये SOP सिंध में भी नहीं हुए थे। ये अभी हाल ही में जो यहाँ पर इंक्रीज हुई है, कोविड-19 की सीरियसनेस ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बाद ये हुकूमत सिंध ने भी फैसला किया कि इसको SOPs पे अमल दरामद सख्ती से किया जाए। अब मुल्तान की सूरत हाल का मुझे इल्म नहीं है, वो वहीं के लोग बता सकेंगे, लेकिन जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है, और जलसा जो है वो उसको अब इंशाल्लाह होना होगा तो अच्छा। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपनी ज़ाती राय है कि लोगों की ज़िंदगियाँ ज़्यादा अहम है। ये जलसे जो होते रहेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सदमे बहुत बर्दाश्त किए हैं। हमें अभी ज़्यादा ये इतना हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हमारे जो लीडरान हैं, अब देखें बिलावल भुट्टो ने कितने जलसे किए, और उनको वायरस हो गया, और अल्लाह ताला उनको बड़ी ज़िंदगी दे और शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। हमें आसफा का भी उतना ही एहसास है, क्योंकि हमारी वो मोहतरमा की बेटी भी हैं, और बिल्कुल उनके हूबहू तस्वीर भी हैं। लेकिन अल्लाह करेगा ये मरहला भी खैर से गुजर जाएगा। और बहरहाल ये लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि जलसे जुलूस जो हैं उनको अगर कुछ अरसे के लिए मुलतवी करते तो ज़्यादा बेहतर था। तो अभी तो आम लोग भी तो आएंगे ना, उनकी जिंदगियां भी हमारे लिए उतनी अजीज हैं जितनी हमारी आसफा बीबी की हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हमें ये अफसोस है कि ये इस पे थोड़ा पहले सोचना चाहिए था। ये अचानक जो सूरत हाल बहुत सीरियस हो गई है, उसको जहन में रखना चाहिए था। लेकिन पीर साहब, आपकी तजवीज़ तो बड़ी मुनासिब है। खुर्रम जमां साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो भी हैं। पीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है इस जलसे को, इस तहरीक को थोड़ा मुलतवी कर दिया जाना चाहिए था। बड़ी मुनासिब तजवीज़ है। तो ये तजवीज़ आपने क्या अपनी क़यादत को, पार्टी क़यादत को नहीं पेश की? उन्होंने फिर
पर क्या सीरियसली उसको कंसीडर नहीं किया? आपकी पीर साहब, आपकी तजवीज़ बड़ी मुनासिब है कि आप कह रहे हैं कि इस जलसे जुलूस को कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर देना चाहिए था, लोगों की जान को महफूज करना इस वक्त तरजीह होनी चाहिए। तो ये अपनी सीनियर लीडरशिप को आपने क्या अपनी ये तजवीज़ पेश की थी और फिर उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया? नहीं, तजवीज़ तो मैंने नहीं पेश की थी। मैं मुल्क से बाहर हूँ 2 महीने से, मेरा इलाज चल रहा है यहाँ पर। जब मैं था यहाँ पर मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो गया था, तो मैं यहीं बीबी के साथ ही था जलावतनी में। अल्लाह सेहतयाब करे उस आपको वक्त जल्द। से लेके इलाज मेरा चल रहा है यहाँ पर। तो मैं ये मेरी तजवीज़ कोई नहीं थी, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं मीटिंग में, मैं यहाँ था। लेकिन ये सोचना जरूर चाहिए, और सोचा होगा, मेरे ख्याल में सोचा भी होगा। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो इतनी अभी सीरियस है कि लोग बहुत परेशान हैं, और लोगों को छोड़ा भी नहीं जा सकता कि उनकी जिंदगियां वैसे ही अजाब में हैं। और ये कोरोना वायरस का तो अजाब ये तो सारी दुनिया में है, कोई इसमें नहीं है। अब जैसे अमेरिका में इतना बड़ा इलेक्शन था, वो भी उन्होंने मुलतवी नहीं किया था, उसमें लाखों करोड़ों लोगों ने शिरकत की, लेकिन वो भी उन्होंने अमेरिकी सदारती इलेक्शन को मौखर नहीं किया था इसकी वजह से। बहरहाल अब ये तो देखें, तरजीहात का मामला है। बिल्कुल, अगर सारी पार्टियों में आदमी रहता है तो फिर सबकी मशवरे से चलना पड़ता है। लेकिन ज़ाहिर है साहब, बड़ा मसला है। क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन में तो करोड़ों की तादाद में पोस्टल वोट डाले गए थे। आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ जरा खुर्रम शेर जमान साहब, हम देख रहे हैं इनफरादी सतह पर हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं अपोजिशन में भी जो ये कहते हैं कि ये जलसे जुलूस मुलतवी हो जाने चाहिए, कुछ टाइम के लिए कर दें। तरजीहात का इस वक्त मामला है, लेकिन जो मजमूई इस वक्त रवैया है वो चाहे हुकूमत हो अपोजिशन हो, ये इस तरह की तकरीबात हो रही हैं। 4-5 दिन पहले फिरदौस आशिक आवान ने भी रैली निकाली, 2 रोज़ पहले सदाकत अब्बासी साहब भी अपने हल्के में एक बड़ा इज्तिमा कर चुके हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ तो हुकूमत की भी चल रही हैं, कुछ कम ज़रूर हैं, लेकिन ज़ाहिर अपोजिशन भी रुकने वाली नहीं है। नहीं, देखिए जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से जो पीर साहब ने बातें फरमाई हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल मुनासिब बात इन्होंने कही है। और देखें कि ठीक है, इलेक्शंस का टाइम था, गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन अपनी कैंपेन चला रही थी, हुकूमत ने भी थोड़ी बहुत चलाई, अब वो सिलसिला खत्म हो गया। अब देखिए, हमने थोड़ा सा बढ़कर सोचना पड़ेगा, यहाँ पे लोगों की जानों का मामला है। और मैं आपको बताऊं कि देखें, यहाँ पे खासतौर पर अगर आप हुकूमत सिंध की भी बात देखेंगे तो उनके कॉल और फेल के अंदर तजाद है। एक तरफ देखें कि सूबे सिंध के अंदर वो लॉकडाउन लगाने की बातें कर रहे हैं, मार्केटों को जल्दी बंद करा रहे हैं, और दूसरी तरफ बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि जो मुल्तान का जलसा है उसके अंदर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है खिताब करूंगा और आवाम को दावत दे रहे हैं कि सब आए। दूसरी तरफ एक और चीज आप देखें कि जब उनके घर में अपनी बहन की उनकी जो है निकाह है या मंगनी है, उसके अंदर लोगों को कह रहे हैं कि कोविड का टेस्ट करवा कर आए, और वहां पे मुल्तान में लोगों को दावत दे रहे हैं कि सब आए वहां पे आके कोविड को कोरोना को जितना फैला सकते हैं। बहुत ही सख्त इंतजाम थे, आसपास में सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी, सड़कों को तो बाकायदा गाड़ियां बुलवा के धुलवाया गया है, ब्रशिंग हुई है, और बहुत ही सख्त चेकिंग के बाद लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। जाती मुफाद के लिए सियासत करते हैं। मैं आपको बताऊं सब मुल्तान के हालात के, मुल्तान में 70% इस वक्त आपके हॉस्पिटल जो है वो मुकम्मल तौर पर 70% ऑक्यूपाइड है, वहाँ पे जगह नहीं है। कोविड की केसेज इस वक्त मुल्तान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन आप देखें कि इन्होंने अपनी सियासत करनी है, क्योंकि जाहिर है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक इनको तारीखी शिकस्त हुई है, तो इनके पास अब एजेंडा बच क्या जाता है। बिलावल जो है वो मुल्तान का जलसा अटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको कोविड हो गया और वो अपनी तबीयत खराब नहीं कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी वालदा मोहतरम का जो यहाँ पे जो उनका फ्यूनरल होना है वो अटेंड नहीं कर सकते नमाज जनाजा, क्योंकि कोविड का खतरा है। लेकिन आवाम को उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो इसके खतरात से बचाने की कोशिश नहीं करनी है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं सबको मिलकर ये बात समझना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटी है कि हमने कोविड का खात्मा करना है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर मिसालें आपके सामने बहुत सारी है। मैं आपको यूएस की एग्जांपल दे देता हूँ कि यूएस के अंदर ये पिछले दिनों कहा जा रहा था कि अगर ट्रंप ने पाकिस्तान की तरह पॉलिसीज रखी होती तो यूएस की इकॉनमी इतनी खराब नहीं होती। पूरी दुनिया के अंदर बिल गेट्स जैसी शख्सियत जो है वज़ीर आज़म इमरान खान को अप्रिशिएट करेंगी, जिस तरह कोविड का उन्होंने खात्मा करा, जिस तरह कोविड से लड़े, वो जिस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी, पूरी दुनिया की इकॉनमी नीचे जा रही है लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये तो सब वो अप्रिसिएशन वाली चीजें हैं ना। आप इनको शायद ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं कि
हम इतनी बड़ी ऑपोजिशन की तहरीक चला रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है आज वो पूरी दुनिया के अंदर बेहतर हो गई और एग्जाम्पल आपके सामने है। भी तो दिखाई दे रही है ना। अभी वजीर आजम ने आज भी इजलास की सदारत वो कर रहे थे, पार्टी रहनुमाओं तर्जुमानों का वो इजलास था, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन के साथ तसादुम नहीं चाहते। जब कोई SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा है, आपकी रिट को चैलेंज कर रहा है, तो कानून की अमलदारी तो आपको करनी पड़ेगी, कानून को हरकत में आना पड़ेगा। फिर वो लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए आप तसादुम से गुरेज कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि उस मीटिंग के अंदर मैं मौजूद था और बिल्कुल ये प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने तजवीज़ आई थी कि मुल्तान में जो जलसा है उनको नहीं करने देना चाहिए। लेकिन देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा इस चीज़ को जो एक आपके प्रोटेस्ट होते हैं, जो आपका एक अपना हक है, हमेशा उन्होंने रखा है। अपनी उन्होंने एहतजाज में भी, अपने धरनों में भी कहा है। लेकिन देखिए, हमेशा ये बात होती है कि हमारा काम हम उनको बताएं। हम उन्हें बता रहे हैं कि सर कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया है, हम बता रहे हैं कि मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, अगर आप ये इकदाम उठाएंगे तो ये मुसीबत की तरफ जो है ना जाके कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन हम तसादुम तो नहीं चाहते। हम तो नहीं चाहते हैं कि लाहौर के अंदर जो मॉडल टाउन का वाकया होता कि यहाँ पे गोलियां चलाएंगे, जिस तरह हमारे ऊपर आंसू गैस की टीयर गैसिंग हुई थी, कि हम वो थोड़ी चाहते हैं। उसमें भी आपको पता है 2-4 लोग उसमें भी शहीद हो गए थे। तो अब ये जिम्मेदारी इन लीडरान की है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, या इनके 12 जमातों को जो आचार है, वो सब इस बात को मिलकर समझें कि इनके जलसे जुलूसों में एक तरफ तो कोविड की तरफ से खतरात बढ़ते जा रहे हैं। कराची के केसेस आप मुझे बताएं क्यों बढ़े? कराची में तो कंट्रोल हो गया था ना सिंध के अंदर। इस वजह से बढ़े कि जिस दिन इन्होंने यहाँ पर जलसा करा PDM का कारसाज के ऊपर, जब इन्होंने रैली निकाली, उसके बाद से कराची के अंदर केसेस कोविड के बढ़ना शुरू हो गए। आज आप देखें, कल मौलाना फजल रहमान ने लड़काना के अंदर जलसा किया, इनको कोई एहसास ही नहीं है, कोई जरा बराबर भी एहसास नहीं है। वहां पे मस्जिदों के, मदरसों के बच्चों को लाके उन्होंने बिठाया है। तो एक वो जो वो होती है ना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सियासतदानों की, जो कि उन्होंने माशरे के अंदर अपना रोल प्ले करना होता है, वो ये रोल प्ले करने को तैयार नहीं है और ना ही मैं समझता करेंगे। हम तसादुम की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या हुकूमत वो इस वक्त पूरी कर रही है? मैं आपकी तरफ एक सवाल लेकर आता हूँ। पीर साहब, ये जिम्मेदारी क्या आप कबूल करेंगे अगर मुल्तान जलसे से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ, फिर लाहौर का भी आपका आगे जलसा होना है, कल जनाजा भी होना है बेगम शमीम अख्तर साहबा का, उसमें भी अपोजिशन के लोग बड़ी तादाद में शरीक होंगे। इन तमाम एक्टिविटीज़ से अगर ये कोरोना मजीद फैला तो फिर क्या अपोजिशन कबूल करेगी? PDM इसको लेगी अपने ऊपर? देखें, अपोजिशन तो इस हुकूमत से निजात के लिए, लोगों को, अवाम को, पाकिस्तान को निजात दिलाने के लिए ये कठपुतली हुकूमत से ये कोशिश कर रही है। अब अगर इसका इतनी हमदर्दी है तहरीक इंसाफ के हमारे भाइयों को, दोस्तों को, तो वो मशवरा दें इमरान खान को कि यार आप एक आदमी कुर्बानी दे दे तो सारे लोगों की जान बच जाएगी, सारे पाकिस्तान को भी निजात मिल जाएगी। ऐसे अमराना सोच रखने वाले खिलाड़ी से, जिसको लोगों की का एहसास नहीं है, उसको खुद अपने सियासी बैकग्राउंड नहीं है, उनको कोई सियासी बसीरत नहीं है, उनको जोग्राफिया का इल्म नहीं है, उनको जापान और जर्मनी की बॉर्डर का पता नहीं है। तो ऐसे लीडर से वो निजात हासिल करें। और बहुत ही अच्छे इनके पास और भी लीडरान हैं, उनको चांस दें, वो आके इनकी जगह ले लें, ताकि वो पाकिस्तान को, अपनी पार्टी को अगर बचाना है, हुकूमत को बचाना है, तो ये भी इनके पास एक ऑप्शन है। अभी एक रोज पहले ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान डे मनाया गया है, उसमें वजीर आजम को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया, वहाँ उनसे खिताब करवाया गया, उनसे पूछा गया कि ये कोरोना पर इतना बेहतरीन तरीके से पहली लहर में आपने काबू पाया था, किस तरह काबू पाया? पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपनी पॉलिसी बताई, तो दुनिया तो सराह रही है उनको। आप लोग उनको घर भेजने की बात कर रहे हैं। वो दुनिया मुझे दिखाए तो सही जहां इसकी तारीफ हो रही है। ये हर कोई इनको ट्रंप से तशबीह दे रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो आपने वो तकरीर नहीं देखी? तकरीर की बात नहीं कर रहा मैं इनकी ओवरऑल जो उनकी शख्सियत है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको और हसीन तरीन बनाए और उनको बहुत ही माला माल करे, जो भी उनके पास माल व असबाब है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सियासत की। उससे अब आपको तो इनकार नहीं करना चाहिए कि वो सियासत से नाबलद हैं, सियासी तौर पे नाबालिग हैं। वो जो आप पुरानी वीडियोस जो दिखाते हैं कभी, तो वो देखें तो उससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आर्मी के बारे में वो क्या कहते थे, ISI के बारे में वो क्या कहते थे, उनकी सोच क्या है। वो बिल्कुल बचगाना और एक अनाड़ी, अब खिलाड़ी को तो अनाड़ी नहीं कहना चाहिए, लेकिन सियासत में वो अनाड़ी है, बिल्कुल अनाड़ी है। अभी उनकी एक शख्स की वजह से सारा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बड़ी मुसीबत में मुब्तला है।
देखिए, कोताहियां गलतियां सब हुकूमतों ने की होंगी, लेकिन ये ऐसी तबाही जो मचाई है, ऐसी किसी भी सियासी हुकूमत में नहीं हुआ जो ये हुआ है बचे में। सही, लेकिन जाहिर है बाकी पिज़्ज़ा तो इस वक्त तो सूरत-हाल बड़ी पूरे खराब मुल्क को, है। पूरी दुनिया को कोरोना ने घेरा हुआ है। अब उसके खिलाफ जो पॉलिसी वो बना रहे हैं उसमें आप लोग ताउन नहीं कर रहे। खुर्रम साहब, अब अगर अपोजिशन नहीं ताउन करती है, जलसे होते रहते हैं और जाहिर है जलसों से कोरोना फैलने का इम्कान तो है, लेकिन फिर आखिर में जिम्मेदारी तो हुकूमत पर ही आएगी। बात तो यही होगी कि ये हुकूमत कोरोना को नहीं संभाल सकी, हेल्थ सेक्टर पर बोझ बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल्स पहले ही भर चुके हैं, वो नहीं समझ रहे। बातचीत के जरिए आप लोग बार बार दरख्वास्त भी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म खुद भी कह रहे हैं, तो नहीं मान रहे, तो फिर कहीं कोई क्या एक्शन लेने की गुंजाइश है? इस तरह की चीज़ अंडर कंसिडरेशन है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इनकी ख्वाहिश और इनका ख्वाब जरूर हो सकता है कि एक शख्स की कुर्बानी दे दें। कुर्बानी हमारी हो जाएगी, लेकिन वजीर आजम साहब की कुर्बानी कभी नहीं हो सकती। लेकिन दो तीन चीजों मैं इनको जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले हम मुसलमान हैं और उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। मुसलमान होने का जो किरदार वजीर आजम इमरान खान ने अदा किया है ना, वो पूरी पाकिस्तान की कौम जो है उनकी कर्जदार है, उनकी मशहूर है, उनकी शुक्रगुजार है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाई है। जिस तरीके से उन्होंने केस लड़ाए, इनके दौर के अंदर भी होता रहा है। जब जरदारी साहब सदर थे, जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उस वक्त भी सारे बयान आते, बातें होती थी, लेकिन वजीर आजम इमरान खान को अल्लाह ताला ने ये सादत अता फरमाई कि उन्होंने किरदार अदा किया। मुसलमान होने की हैसियत से भी इस वजीर आजम ने अपना तरखुर किया है, मकबूल हुए हैं। और उसके साथ साथ एज पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ तो आज आप देखें ना कि मैं आपसे कितनी गिनतियां करूँ। क्या आपके ताल्लुकात ऐसे अफगानिस्तान के साथ पहले थे जैसे आज हैं? क्या आपके ताल्लुकात यूएस के साथ ऐसे थे जैसे आपके पहले थे? आपके तो डूम और के अलावा कोई दूसरी बात की नहीं जाती थी। आपके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, आपके यूएई के साथ ताल्लुकात। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी कभी ऐसी शायद भुट्टो साहब के दौर में भी ऐसी नहीं थी जितनी आज वजीर आजम इमरान खान के दौर में। अच्छा, ये कहते हैं कि सियासी बशीरत नहीं है, उनको तजुर्बा नहीं है, तो क्या आप वजीर आजम इमरान खान का मुकाबला मरियम से करा रहे हैं, दावल से करा रहे हैं, जिनको सियासत के बारे में उनका कोई तजुर्बा नहीं है? वजीर आजम इमरान खान 23 साल जद्दोजहद करके अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा लगा के उसके बाद आके वजीर आजम बने। ये कोई पर्ची के ऊपर नहीं आए जो वसीयत के ऊपर ये एक साहब आए और दूसरी वो नानी अम्मा जो बैठी हुई अपनी सियासत कर रही हैं। तीसरी बात मैं आपको एक और जरूर बताऊं कि इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इनको और मालामाल करे। ये आपका वो वजीर आजम है जिसका कोई कारोबार नहीं है। ये वजीर आजम अपने घर का खर्चा वजीर आजम हाउस से नहीं चलाते हैं। ये शाम में बनी गाला चले आते हैं और अपने घर में आराम करते हैं। इनके ऐशो आराम वो नहीं है जो आज पीपल्स पार्टी के इनके दौरों के अंदर होते थे। आज आपके सामने कोरोना का फैलाव किस तरह रोकेंगे? ऑपोजिशन तो मानने वाली नहीं है, जरा इस पॉइंट पर आ जाए। उसके उसमें जरदारी साहब ने कितना पैसा खर्च किया, इस प्रेसिडेंट, और यूसुफ रजा गिलानी ने कितना किया, नवाज शरीफ ने कितना किया। अगर आप किफायत की भी बात करेंगे तो उसमें भी वजीर आजम पीछे छोड़िए। देखें पीर मलरोग साहब, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन आप मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट की, सिर्फ इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की नहीं, लोकल भी बिल्कुल आपकी जो है वो आसमानों को छू के बैठी हुई है। ये सारे फिगर्स हैं जो आज के बता रहे हैं। आज पाकिस्तान की जितनी भी ये हुकूमत पर ये तनकीद और इसके जवाबात, ये तो अपोजिशन हुकूमत की लड़ाई ये चलती रहेगी। इस वक्त जो सबसे अहम मामला है कोरोना वाला, अपोजिशन अगर इसको सीरियस नहीं ले रही, आप लोग उनको रोक नहीं पा रहे, तो फिर आगे होगा क्या? जब ये केसेस बढ़ेंगे तो जिम्मेदारी आपकी हुकूमत पर आएगी। नहीं आएगी। हम इनको अपनी हरकतें इनकी करने देंगे, ये आवाम के सामने और एक्सपोज होंगे। देखिए सर, मेरी आखिरी बात आपसे, फिर आप इनको दीजिएगा। क्या भूल गए कि वो जरदारी फरमाते थे कि नवाज शरीफ जो है वो कौमी चोर है, ये हरियों का चोर है, अगर इसको माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। और उनके भाई साहब क्या कहते थे कि जरदारी तुम्हें मैं लाड़काना लाहौर और कराची की सड़कों में घसीटूंगा और मुल्क का लूटा हुआ पैसा निकालूंगा। आज ये एक स्टेज के ऊपर बैठे हुए, इनसे बड़े मुनाफिक कौन होंगे? ये सिर्फ अपनी मुफादात और अपनी जात के लिए सियासत करते हैं। इनके कारोबारों की टेंशन है। पनामा के अंदर क्या है? पनामा के अंदर क्या आया था कि जो कहती थी मेरी पाकिस्तान बाहर, क्या पाकिस्तान के अंदर जायदाद नहीं है। अभी जो 23 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है पाकिस्तान की, वो आपकी हुकूमत पर है। इन लोगों को कोरोना से कैसे बचाएंगे अगर ऑपोजिशन को आप नहीं रोकेंगे? आप तसादुम ना हो इसलिए कोई एक्शन लेने से गुरेज कर रहे हैं। ये कोरोना अगर फैलता है, लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है, ऑपोजिशन के ऊपर नहीं है। नहीं, देखिए आप क्या चाहते हैं? इनके तो डंडे बरसाएं, इनके ऊपर आंसू गैस मारे, इनको डंडे मारे। क्या ये दुनिया में कहीं इस तरीके से होता है? वजीर आज़म इमरान खान का ये बिलीव बिल्कुल भी नहीं है कि ऑपोजिशन के साथ ये तल्लुक रहे। आज जो ये केसेस के ऊपर होते हैं ना, मुज़ाकरात करें, इन लोगों को बुलाएं, वजीर आज़म। मैं बस क्लोज कर रहा हूँ, फिर आप इनको मौका दीजिएगा।
ये रोते हैं कि हमारे साथ जो है ना केसेस हम पे चल रहे हैं, ये वो केसेस चल रहे हैं जो जरदारी ने नवाज शरीफ पे किए और नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी पे किए हैं। हमारे केस तो अभी तक बने नहीं है, वो तब आएंगे सामने इनके। साहब, ये सियासी बालिग नजरी आप कह रहे हैं कि वजीर आजम तो सियासी बालिग नहीं है, फिर ये बालिग नजरी ये होती है कि आप अपने घर में क्वारंटाइन करें और मुल्तान में लोगों को बोलें कि आज ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में आएँ, या मियां नवाज शरीफ खुद लंदन में बैठे हैं और बोलें कि मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनान मुल्तान के जलसे में जाएँ, लाहौर के जलसे में जाएँ, उसको कामयाब बनाएं, इसको सियासी बालिग नजरी कहते हैं अपोजिशन की नज़र में? देखिए, ये घुमा फिरा के बात तो वही हुई ना कि एक आदमी को आपने सजाएं दे दी हैं, तो वो इतने हद तक तो उनको मजबूर करके कॉर्नर कर दिया है आप लोगों ने कि उनको अपनी वालदा के ऐसे इंतकाल पे भी उनका जो उनके साथ जो रवैया है बेहसी का हुकूमत का, वो तो काबिल मजम्मत है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन उसके अलावा ये एक साहब, ये सजाएं गलत दी गई हैं, ये पार्टियों की आपकी नजर में ये गलत सजाएं दी गई हैं, अदालतों ने गलत सजाएं दी हैं? एक मिनट जरा मौका दें। जी जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में इत्तेहाद है। ये जो बार बार ये घुमा फिरा के जरदारी साहब और नवाज शरीफ के का आपस में वो नाता जोड़ रहे हैं, ये सियासत में तो एक दूसरे को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सियासतदान तो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, तनकीद करते हैं, फिर आपस में वो बातचीत भी का दरवाजा खुला रखते हैं। ये तो आर्मी के जनरल्स पे, चीफ आर्मी स्टाफ पे, ISI के DGs पे पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा है, वो तो आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो तो सियासी लोग नहीं है, वो तो एक प्रोफेशनल एक इदारा है। उस इंस्टीट्यूशन को जो इन्होंने मलाइन किया, उसको आप भूल नहीं जाएं, वो उसको जहन में रखें। सियासी आदमी तो भी मियां नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, वही बात करते हैं। ये इनके पास तो सियासत में बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं है। ये सिर्फ गाली गलौज एकदम इल्जाम तराशी। 2 साल से ये हम ड्रामा देख रहे हैं। अभी इनको ये पाकिस्तान पे रहम करना चाहिए। आखिर 2 साल में मैं ये नहीं कहता कि ये इनको हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से हटाया जाए, लेकिन उनको खुद ये पाकिस्तान पे रहम करके इनको खुद अपने अंदर भी तब्दीली लानी चाहिए। ये हम लोगों ने भी तो क्या था ना, हमें जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि भाई वजीर आजम को छोड़ना चाहिए, और उन्होंने ऐसी सूरत हाल पैदा की कि हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भरी मीटिंग में ऐलान किया कि मैं जमहूरियत को रोल बैक नहीं करूंगा, मैं मेरी जात का मामला नहीं है, मैं इस्तीफा देता हूँ। यानी अचानक उनको वहाँ मीटिंग में बताया गया, कान में बताया गया। पीर मजहर साहब, खुरम शेरजवान साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पीर मजहर साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पर हुकूमत को इस वक्त, लेकिन पाकिस्तानियों पर रहम करने को ना अपोजिशन इस वक्त तैयार है और ना ही हुकूमत तैयार है, और पाकिस्तानी खुद भी अपने ऊपर रहम करने पर तैयार नहीं है। मुल्तान में ये जलसा होगा 2 रोज़ बाद, और वहाँ बड़ी तादाद में लोग भी जाएंगे, और अल्लाह ना करे उससे कोरोना फैले, लेकिन इम्कानात अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एशियन तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की एक किस्त $30 करोड़ की सूरत में मंजूर कर ली है, और कहा जा रहा है कि इससे माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पाकिस्तान में आएगा। लेकिन 2 रोज़ पहले ही वज़ीर आज़म बता रहे थे कि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त खित्ते में तेज़ी से संभलती हुई मईशत है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और करंट अकाउंट गुज़िश्ता 4 माह से मुस्तकिल सरप्लस में है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 50 सालों में इस वक्त बेहतरीन माशी दौर से गुजर रहा है। तो वज़ीर आज़म की वो बातें अपनी जगह पर, जो इस वक्त कोरोना के हमारे मुल्क की मईशत पर असरात मुरतब हो रहे हैं वो, और फिर जो इस वक्त ADB ने ये नई किस्त मंजूर की है, ये किस तनाजुर में फिर की गई है अगर पाकिस्तान की मईशत इतनी मजबूत है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। $30 करोड़ एशियन तरक्याती बैंक दे रहा है कि माइक्रो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ से आपको करनी है अपने मुल्क में। वज़ीर आज़म तो ये बता रहे हैं कि हमारे मुल्क की मईशत बड़ी बेहतरीन समत में गामजन है, करंट अकाउंट सरप्लस में है, इस खत्ते में तेज़ी से पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, तो फिर ये कर्जे क्यों ले रहे हैं? देखिए, पहली चीज ये थी कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि 17 साल में पहली दफे हुआ है कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में है। मैं जहाँ तक अगर स्टेट बैंक की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट देखें तो 2011 के पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो नेट था वो सरप्लस था, यानी अब से 9 साल पहले। तो एक तो 17 साल वाली बात गलत है। दूसरी ये कि इस साल जो हमें नजर आ रहा है
कि ये जो है फाजिल सरप्लस ये बरकरार नहीं रहेगा। आप देखेंगे 2 महीने के बाद ये माइनस में आ जाएगा। इसलिए कि अभी तो आपने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को सारा बंद रखा था। जब कोई कारोबार ही नहीं हो रहा, कोई दुकान आप बंद कर दें और कहें जी बिजली का बिल नहीं आया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स आज भी 2011 से नीचे है। हमारा ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम है। हमारी महंगाई जो है खित्ते से ज्यादा है। हमारे कर्जों का हजम बहुत तेज रफ्तारी से बढ़ा है। तो इसका जो मसला है वो है इस्लाहात का, यानी स्ट्रक्चरल इस्लाहात, एक टैक्सों के शोबे में और दूसरा जो है वो तवानाई के शोबे में। अगर ये 2 हम नहीं करते स्ट्रक्चरल इस्लाहात, तो आप लाख पैकेजेस ले लें, बेतहाशा कर्जे ले लें, इससे मईशत को कुछ मोहलत मिल जाएगी। आपको बुहरान आने के लिए, बुहरान फिर आएगा दोबारा जब तक आप मईशत को खुद इस्लाहात नहीं करते। कर्जे जो होते हैं वो सप्लीमेंट करते हैं उन इस्लाहात को जो आप मईशत में बेहतरी के लिए बनाना चाहते हैं। तो स्ट्रक्चरल इस्लाहात से मेरी मुराद वो है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि इख्तियार में आने के 100 रोज के अंदर हम इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। वो 10 नुकात हिकमत अमली का था, वो तो अभी तक नहीं की और गालबन बाकी पीरियड में भी नहीं करेंगे। तवानाई के शोबे में मसला ये कि लाइन लॉसेस बदस्तूर हो रहे हैं और हमारा सर्कुलर डेट बेतहाशा बढ़ रहा है। तो और तीसरी ये कि हमारी प्रोडक्टिविटी लो है, हम जो है ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लेबर्स को। तो इन 3 वजूहात की बिना पर मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई खास फायदा नहीं होगा, सिर्फ कर्जों का बोझ बढ़ेगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब नहीं करते ये कर्ज, तो इसकी तो वजह ये बताई जा रही है कि इससे टैक्स इस्लाहात लेकर आनी है। तो ये किस तरह की टैक्स इस्लाहात होनी चाहिए? कौन सी टैक्स इस्लाहात आप तजवीज़ कर रहे हैं और हुकूमत को क्या क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज हुकूमत ही को करनी है, वो ये करनी है कि जो इनके उसमें था 10 नुकात हिकमत अमली में था, पीपल्स पार्टी का भी वही मंशूर है और PMLN का भी है। तीनों पार्टियों का एक ही है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद करें, यानी जो कमाता है वो दे दे, ये एक हद से ज्यादा। लेकिन पार्लियामेंट उसको मंजूर नहीं कर रही, सूबाई असम्बलियां मंजूर नहीं कर रही। अगर ये कानून नहीं बनता तो कभी भी एख्तियार में बेहतरी नहीं आएगी, न टैक्सों की वसूली में बेहतरी आएगी, न मईशत बेहतर होगी। तो पहली इस्लाह तो ये करनी है कि हर किस्म की आमदनी पर आप टैक्स लगा दें, मुकर्रर कर दें 8 लाख रुपया, उससे नीचे तो टैक्स नहीं है, बाकी टैक्स दें। अगर ये कर ले तो बड़ा मसला हल हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा है कि तवानाई के शोबे में जिन वजूहात की बिना पर सर्कुलर डेट बढ़ रहा है उनको दूर करें। अब जब ये आई थे तो 1200 रुपए का सर्कुलर डेट था, अब ये 2300 अरब का हो गया है। तो इतना बड़ा अगर सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, आपके पब्लिक सेक्टर के लॉसेस 2200 अरब रुपया है, तो आप कर्जे बढ़ा के कैसे ठीक कर लेंगे? तो तवानाई के शोबे में करें, टैक्सों के शोबे में करें और लेबर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हो नहीं रहा है बदकिस्मती से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हम बुहरान को टला रहे हैं और मईशत को कमजोर बुनियादों पर अभी इस वक्त दुरुस्त वक्त है, क्योंकि अभी ज़ाहिर कोरोना की दूसरी लहर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बड़ी शदीद हो रही है। या इस लहर से निकलने की कोशिश करें, पहले पाकिस्तान इस वबा को शिकस्त दे, उसके बाद ये इस्लाहात शुरू की जाए, चूंकि इस वक्त तो पूरी मुल्क की मईशत का दारोमदार ही कोरोना पर है। बात आपने बड़ी सही कही है, लेकिन अगर इसमें हुकूमत जो गलती कर रही है वो ये कर रही है कि कोरोना के लिए क्या करना चाहिए वो कैबिनेट डिस्कस करती है। मैंने तो ये मशवरा दिया था कि कैबिनेट जरूर करे, लेकिन पहले आप जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के लोगों को दावत दें, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के लोगों को दावत दें और कुछ माहिरीन जो इसके हैं बीमारी के उनको दावत दें और कैबिनेट उनको सुने पहले माहिरीन क्या कह रहे हैं। यानी पहला सवाल ये है कि क्या कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करते आप, कंप्लीट लॉकडाउन, तो इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकेगा? तो उसका जवाब है नहीं। तो अगर माहिरीन ये मशवरा देते हैं कि आप कंप्लीट लॉकडाउन करें तो आप कर दें और कोई 500 अरब रुपए के नए नोट छापें और गरीबों को, लोग जो घरों में बंद हो जाएंगे, जिनका रोजगार खत्म है, अकेले वाले हैं, एनसीओसी में इसीलिए इन माहिरीन को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि जो जितने भी डॉक्टर्स हैं इस वक्त वो तो पहली लहर में भी और अभी भी वो कंप्लीट लॉकडाउन के हक में होते हैं। वो ज़ाहिर वो ये चाहते हैं कि एक सेफ पैसेज पर हम जाएं और हेल्थ सेक्टर पर उतना लोड ना पड़े, और इसका एक आसान सा हल कंप्लीट लॉकडाउन है, लेकिन उसके फिर मईशत पर भी तो बड़े बुरे असर पड़ते हैं। आपसे अभी अर्ज किया कि उसके साथ देखिए डॉक्टरों ने तो अपना काम कर दिया, मैंने उसके बाद आपको ये बताया था कि 500 अरब रुपए के आप नोट छापें और लोगों को आप फौज की मदद लें, रेंजर्स की मदद लें, पुलिस की मदद लें, गवर्नमेंट के स्टाफ की मदद लें, लोगों को नकद रकम पहुंचाइए और लोगों को राशन पहुंचाइए घरों पर। एक दफे वार फुटिंग पर अगर आप 3-4 हफ्ते कर लेते हैं और बीमारी को खलाकुमा कर देते हैं तो फिर मईशत को सुधारने के लिए तो बहुत टाइम है। लोगों की जिंदगी अगर चली गई
तो वो तो वापस नहीं आएगी। मईशत अगर थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन लोगों को घर पे राशन मिलता है, हमारे मुल्क के निजाम में क्या ये मुमकिन है कि 500 अरब रुपए शफाफ तरीके से लोगों तक पहुंचाए जा सकें, उसमें कहीं कोई करप्शन ना हो, कोई हेर फेर ना हो? यहाँ तो फिर करप्शन वाला मामला बड़ा अहम है। लेकिन अगर हुकूमत जब यानी मौत और जिंदगी के खेल में भी अगर हम ये सब नहीं कर सकते, तो फिर तो अगर हुकूमत की कोई न रिट है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो फिर बुनियादी शर्त है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप इसमें फौज के जवानों की मदद भी लें, पुलिस की भी लें, गवर्नमेंट के अफसरान की भी लें और बाकायदा निजाम करें। फिर हम उसको चेकिंग कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट कुछ लोगों से जाके सरप्राइज चेक करे कि उनको मिला कि नहीं मिला। हर चीज के तरीके होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। लेकिन नोट छापे बगैर, लोगों को घरों तक शफाफ तरीकों से पहुंचाए बगैर ये मसला हल नहीं होगा। क्योंकि मुझे खतरा ये है कि जानी नुकसान भी हो जाएगा खुदा न खास्ता, और हमारी मईशत भी कमजोर रहेगी। तो फैसला करें। इसीलिए मैंने कहा डॉक्टर्स को बुला के सुने, मीटिंग उनके साथ मीटिंग करें, काबीना में उनको बुलाएं, उनकी बातें सुन के फिर फैसला करें। सही। तो डॉक्टर साहब, जब वजीर आजम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एशिया में सबसे तेजी से संभलती हुई मईशत है, तो क्या वो इस तासुर में कहते हैं कि कोरोना से पाकिस्तान की मईशत को कम नुकसान पहुंचा, भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचा चूंकि वहां कर्फ्यू नाफिज रहा, वो उस तनाजुर में कहते हैं, या उनकी बात का फिर मतलब क्या होता है? सुनने वाले तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर हो रही है, फिर मुल्क के हालात खराब क्यों हैं? देखिए, बदकिस्मती की बात यह है, इसमें प्राइम मिनिस्टर का कसूर नहीं है। जो मैं समझा वो ये है कि हमारे जो इकोनॉमिक माहिरीन हैं, ये वही हैं जो पिछले 15-20 साल से मुख्तलिफ हुकूमतों को ये सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे थे। अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत बातें बता रहे हैं और उसके बेसिस पर वो बयान दे रहे हैं, तो ये अफसोस की बात है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि जी ये 11 साल में पहली दफा हुआ है कि जो करंट अकाउंट आया, ये गलत बात है। ये 17 साल में पहली दफा है। अब किसी ने उनको बताया होगा ना कैबिनेट ने। हमारी एक्सपोर्ट 2011 से भी नीचे है, हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम है, हमारी महंगाई दूसरों से ज्यादा है। ये वो फैक्ट्स है जो हुकूमत की रिपोर्टों में मौजूद हैं। लेकिन सियासी बयानात में इस किस्म की बातें आ जाती हैं। इससे वाज़ह होता है कि वही खिलाड़ी जो मुशर्रफ के दौर में इकोनॉमिक टीम का हिस्सा थे, जो पीपल्स पार्टी के थे, जो नवाज शरीफ के दौर से, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गए। यहाँ पर देखिए वो प्राइम मिनिस्टर के चारों तरफ बैठे हैं, तो वो मिसगाइड कर रहे हैं और उसके बेसिस पर प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये अफसोसनाक बात है। आप ये कहें कि ये जो बातें प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में दिखा दें या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इकोनॉमिक सर्वे में दिखा दें, वहां आपको नहीं मिलेंगी। सियासी तकरीरों में कामयाबी के दावे कर रहे हैं जो कि नजर नहीं आ रहे। हम मईशत जब ये इकोनॉमिक टीम में वही पुराने चेहरे जो पुरानी हुकूमतों में भी रहे हैं, और वजीर आजम उस वक्त जब वजीर आजम नहीं थे तो उस वक्त इन्हीं इकोनॉमिक टीम्स पर तनकीद भी वो करते थे, हुकूमतों पर भी तनकीद करते थे, तो फिर इन लोगों को अपनी टीम में शामिल करने की आपको क्या वजह समझ आती है? देखिए, वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत को ये अंदाजा तो हो गया था कि कम से कम आने वाले वक्तों में हमारी मईशत में पायदार बेहतरी आ नहीं सकेगी, क्योंकि उसको बेहतरी लाने के लिए जो इक़दाम करने जरूरी हैं वो उसमें उनकी वो कैबिनेट तैयार नहीं है। कौन से कैबिनेट? वो जो पिछली हुकूमतों का हिस्सा रहे, वो आज भी है। डॉक्टर इशरत मुशर्रफ के दौर में भी थे, पिछली हुकूमत में थे, आज भी हैं। तो वही लोग घूम फिर के आ रहे हैं। जो है आप अगर आप देख लें, ऑयल सेक्टर में देख लें, उमर अय्यूब है, और इसी तरीके से जो दूसरे लोग सारे वही आ गए हैं ना। तो अब उन्होंने वही लीपा पोती की इकोनॉमी चल रही है, लीपा पोती की, फैक्ट्स की नहीं है। तो जो 25 साल से था कि आर्थिक दावे किए, मईशत बेबहरान हो गई, तो उसके बेसिस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब इस हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे तो हमारी इनकी औसत शरह-ए-नमू उससे कम होगी जो इनको विरसे में मिली थी। महंगाई औसत उससे ज्यादा होगी जो इनको विरसे में मिली थी। मईशत की बेहतरी के लिए तो हुकूमत को फिर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचना होगा, बहुत बड़ी तब्दीलियां लानी होंगी, तभी कुछ बेहतर हो सकेगा। बिल्कुल जी, चलें, बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि वजीर जो उनके मुशीर, जो उनकी इकोनॉमिक टीम है, वो सही फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बताते, इसीलिए फिर वजीर आजम भी आकर उन गलत फैक्ट्स फिगर्स को कोट करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना की दूसरी खतरनाक होती लहर पर बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्क में कोरोना से अमवात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस वायरस से मजीद 54 अफराद अपनी जानों से चले गए, जिसके बाद कोरोना से अमवात की तादाद बढ़कर 7,897 तक जा पहुंची है। NCOC के मुताबिक एक माह के दौरान मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 2% से बढ़कर 7.2% तक पहुंच गई है। और अस्पतालों में लोड इस हद तक बढ़ चुका है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स भर चुके हैं। नए मरीजों के लिए बेड्स खत्म हो चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर किसी की इस्तात नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वहां भी सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ नजर नहीं आती। सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोरोना की शिद्दत बहुत तेज हो गई है और अब अगले 2 माह में सर्दी मजीद बढ़ेगी। तो क्या ऐसे में कोरोना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? लेकिन लोग फिर भी इसको सीरियस लेने को तैयार नहीं है। पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये इंडस हॉस्पिटल, अब्बासी हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, जो कराची के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और फिर उसके बाद सिंध में क्या इस वक्त सूरत हाल है बेड्स की फराहमी की? किस हॉस्पिटल पर कितना लोड है, कितने केसेज इस वक्त आ रहे हैं आप लोगों के पास, और किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। केसेस तो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं और अभी इंडस तो वैसे भी यूजली भरा रहता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेफर्ड हॉस्पिटल है लोगों का, तो हमेशा लोड तो रहेगा। जब तक आखिरी पेशेंट होगा इस पुल पर तो इंडस भरा रहेगा। बाकी हॉस्पिटल में भी पेशेंट आ रहे हैं। अबाउट अभी फुल तो नहीं भरे हैं, कुछ तो कुछ हॉस्पिटल्स जो है अभी नए जो जगह थे वो भी खुल गए हैं, सर्विसेज में भी काम शुरू हो चुका है। और फिर उसके बाद आबादी वालों ने भी अपना यूनिट शुरू कर दिया है। सिविल में अबाउट 60% की कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन ये कि जब तक अगर हम लोगों ने एहतियात नहीं की तो अगले 2 हफ्ते के अंदर हम कोटा जो जून की पोजीशन से ज़्यादा आगे चले जाएंगे। तो लेकिन डॉक्टर साहब, अब जब वो पहले वाली लहर आई थी उसमें हमने देखा था एक्सपो सेंटर में कोरोना वार्ड बनाना पड़ा था, आइसोलेशन वार्ड वहाँ बना था, वेंटिलेटर्स पूरे शहर में सूबे में शॉर्ट हो गए थे, लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, उनको जगह नहीं मिल पा रही थी। खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल तो नहीं हो सकती? वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में कराची में मौजूद हैं, सिंध में कितने मौजूद हैं, और कितने और ज़रूरत है? मौजूद है, अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों ने एहतियात नहीं की, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जी बात को पहले सोशल डिस्टेंसिंग में रखें, बिला ज़रूरत अपने घर से बाहर ना निकलें, ताकि हम इस सिचुएशन में ना आए कि कल को ये सारे ICU भरे हुए हों। अच्छा, और डॉक्टर साहब, ये जो IVIG नाम की ये दवा डाउ यूनिवर्सिटी वालों ने तैयार की है, वो बता रहे हैं कि रिकवरी रेट इसका बड़ा ज़बरदस्त है। जो माइल्ड सिम्टोमेटिक लोग हैं उनमें 100% और क्रिटिकल वालों को भी 60% ये रिकवर कर रही है। तो क्या इसको भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? आप लोगों के पास भी है ये मौजूद? अभी देखें, ये जो पता है इसकी क्वांटिटी तो नहीं बनाई उन्होंने, तो इसलिए उन्हीं के पास जो ट्रायल हुआ है उन्हीं को पता है, और इसकी मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई है। अच्छा। और जब शुरू होगी तो डेफिनेटली उसके असर पता लगेंगे हमको भी। तो डॉक्टर साहब, जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वो फिर अपना वही जो पहले वाला तरीका इलाज था उसी को अपना रहे हैं? उन्हीं जो नॉर्मल दवाइयाँ होती थी फ्लू की, बुखार की, और सिर्फ आइसोलेशन कर दी, क्वारंटाइन कर दिया, उसी तरीक़ेकार पर अभी अमल हो रहा है? देखें, अभी एक तो फ़र्क ये हुआ है कि लोगों को समझ बूझ हो गई है, और बहुत सारे केसेस जो पहले जो हॉस्पिटल के ऊपर लोड इस तरह भी पड़ा था, जिसको भी ज़रा सी भी मामूली भी माइल्ड केस भी होता है वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता था। अब ऐसा नहीं है, लोग ज़्यादातर घरों पे अपना इलाज करा रहे हैं, और अब हॉस्पिटल में ज़्यादातर तो मॉडरेट और थोड़े से क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं। और अगर सही टाइम पे, क्योंकि लर्निंग भी बहुत हो गई है, स्टेरॉइड के इस्तेमाल से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो ट्रीटमेंट काफ़ी बेहतर होती जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस लर्निंग के साथ साथ गैर जिम्मेदारी भी आप नहीं समझते बहुत बढ़ गई है? पहले लोग बड़ा खौफजदा हो जाते थे, किसी को छींक आ जाती थी, कोई खांसता था, किसी को मामूली सा बुखार भी होता था, तो लोग बड़ी एहतियात करते थे। अब तो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, आप देख लें सड़कों पर भी, बाज़ारों में भी। क्योंकि हुकूमत ने कुछ टाइमिंग्स को ज़रूर शॉर्ट किया है, लेकिन लोग तो उसी तरह से अपने मामूलाती ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तो बहुत ही लोगों के रवैयों पे जब तक तब्दीली नहीं आएगी, हुकूमत कितने भी पाबंदियां लगा दे, जब तक हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, तब तक कोई चीज़ भी किसी तरह कंट्रोल नहीं हो सकती है। इसलिए मैं भी और आप लोग भी, मीडिया भी बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करें, खुदारा इसके ऊपर अमल करें, जो SOPs के ऊपर अमल करें, अपने रवैयों को ठीक करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें। और क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा, अपने मुल्क की खातिर नहीं, अपने शहर की खातिर नहीं, अपने मोहल्ले की खातिर नहीं, अपने बुजुर्गों और बच्चों की खातिर ही कम अज़ कम एहतियात कर लें। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई शख्स इस कर्ब के साथ जिंदा रहे कि उसकी वजह से उनके वालिदैन को या उनके नाना नानी, दादा दादी को
ये कोरोना लगा और खुदा ना खास्ता वो जिंदगी से हाथ धो बैठे। तो डॉक्टर साहब हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर सकें, लेकिन ज़ाहिर है ये कोशिश हुकूमती सतह पर ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो मजबूती के साथ इसलिए नहीं हो पा रही चूँकि यहाँ जो जमात हुकूमत में वो इस सूबे में तो SOPs नाफिज कर रही है, दूसरे सूबे में लोगों को जलसे के लिए बुला रही है। तो ये सियासतदानों को भी तो रोल मॉडल बनना होगा ना, क्या समझते हैं आप? देखें, इसमें मैंने कहा था कि हर शख्स को, हर लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, चाहे वो सियासतदान है, चाहे हुकूमत है, चाहे मीडिया है, चाहे आवाम है और चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। हर एक को जब तक अपना अपना रोल अदा नहीं करेगा हम इस पर कंट्रोल नहीं हासिल कर सकते। अनफॉर्चुनेटली जो पहली लहर आई थी उसके बाद हम लोगों ने इसको इस तरीके से कंप्लेसेंसी हो गई, हमने इस तरह प्रेजेंट किया जैसे कि जी अब खत्म हो गया। लेकिन खत्म जब तक नहीं होगा जब तक हम जीरो लेवल पे ना आए। जब तक एक मरीज भी है तो कोरोना खत्म नहीं हुआ। सही। और डॉक्टर साहब ये कुछ 4-6 ममालिक हैं जो कि वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं, वफाकी सतह पर उसकी एडवांस बुकिंग की मंजूरी भी हो गई है। NCOC से कुछ उसमें कुछ डिस्कशन ऐसी हुई है, आपके इल्म में कुछ ऐसी चीज़ है? ये कितनी कारामद वैक्सीन है? अगर इसको पाकिस्तान ले भी आते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल कितना यूज़फुल हो सकता है? इसमें डेफिनेटली ये कारामद है, काम हो रहा है, इसके ऊपर इसकी एफिकेसी जाहिर हुई है तो लोग इसके ऊपर आ रहे हैं। अभी कुछ यहाँ पर पाकिस्तान में भी ट्रायल्स हो रहे हैं चाइनीज वैक्सीन के, उसका भी जल्दी आ जाएगा। मेरे ख्याल में जो चाइनीज वैक्सीन है वही हमारी बेट है, क्योंकि वहाँ से हमको जल्दी मिल सकेगी। क्योंकि बाहर वेस्ट में जो है वो पहले अपने हर एक को अपने मुल्क की, अपने अवाम की पड़ी होगी, पहले वो अपने मुल्क में करेंगे, उसके बाद फिर वो बाहर जाएगी। और डॉक्टर साहब ये जो जिन वैक्सीन्स के क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, क्या इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं जो ये क्लिनिकल ट्रायल्स कामयाब नहीं हो पा रहे? इसकी कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन अभी तक नहीं आ पाई, तो क्या वजह है कि चूँकि ये साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली? जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसका एक प्रोसेस होता है, उसके एक नंबर्स जब अटेंड होते हैं उस वक्त वो आते हैं। साइड इफेक्ट नहीं है इसके, बहुत मामूली साइड इफेक्ट जैसे हर वैक्सीन के होते हैं कि मामूली बुखार हो गए या जिस्म में दर्द होगा, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है इसके। लेकिन जब तक नंबर्स पूरे नहीं हो तो ये कोई 40,000 वॉलंटियर्स के ऊपर होता है ये काम। पाकिस्तान में 10,000 का होता तो उसमें 8-9 हज़ार हो चुके हैं। इंशाल्लाह मिड दिसंबर तक ये ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद ये इसका जो पूरा डेटा है उसको अनब्लाइंड किया जाएगा, उसके ऊपर एनालिसिस होगी और इंशाल्लाह अगले साल शुरू में ये वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये दूसरी वेव है, इसको हुकूमत ये कह रही है कि ये पहली वेव से भी बड़ी शदीद है, बहुत ख़तरनाक है। तो जो पहली वेव में मरीज़ आते थे, आप लोग देखते थे, उनके सिम्टम्स हैं और इस दूसरी वेव वाले से मरीज़ों में क्या कहीं कोई फ़र्क देख रहे हैं? वाकई ये बहुत शदीद है, ये डेथ टोल इसमें बड़ा तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है? डेथ टोल तो क्योंकि अभी जो है ना ज़्यादा सीरियस केसेस हॉस्पिटल में आ रहे हैं डेफिनेटली, और इसीलिए हम लोगों के ऊपर भी हम तो बार बार लोगों से कह रहे हैं इसीलिए कि इसमें एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये था कि जून में जो के मुकाबले में अब हालात इसलिए बेहतर हैं कि जुलाई अगस्त में जो है ना अब एक कैपेसिटी बढ़ा दी थी अस्पतालों की, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी और प्राइवेट लेवल के ऊपर भी। तो इसलिए अभी वो वाली सूरत हाल नहीं आई तो जून में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। तो लेकिन अगर हमने एहतियात नहीं की, हर अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की तो खुदा न खास्ता मुझसे से ना पहुंचे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उससे बचा के रखे और हमको अल्लाह लोगों को अकल दे कि वो लोग जो है ना आप एहतियात करें। और डॉक्टर साहब ये क्या मौसम का भी फैक्टर है? चूंकि दूसरी लहर जो पिछले 15 रोज से 20 रोज से अचानक शदीद हुई है, तो ये क्या मौसम सर्द हुआ इसलिए इसमें इतनी शिद्दत आई है? मौसम का भी फैक्टर इसमें अपनी जगह है? सर्दियों में डेफिनेटली बढ़ता है, साथ आते हैं। अच्छा, और अगले 2 माह तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान में सर्दी पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा पड़ेगी, इस खत्ते में भी ज़्यादा सर्दी होती है, तो फिर ये अगले 2 माह फिर इस सर्दी के साथ कैसे निपटा जाएगा इस मर्ज से? यही है ना कि प्रिवेंशन, एहतियात और वो ही इम्पोर्टेंट है कि मास्क को अब हमको अपने लिबास का हिस्सा बना लेना होगा। तो डॉक्टर साहब इस वक्त जो सूबाई हुकूमत इकदाम कर रही है, जो वफाकी हुकूमत इकदाम कर रही है कोरोना से निपटने के लिए, आप समझते हैं कि वो काफ़ी हैं या कुछ तजावीज़ हैं आपकी कि गवर्नमेंट्स को फिर और कुछ सीरियसली और इससे एक कदम आगे बढ़कर कुछ इकदाम करने होंगे? देखें अभी भी जो है ना पहले बहुत सख्त हुए थे, फिर थोड़े नरम होते गए, फिर उसके बाद अब सख्ती शुरू हुई है। अभी इसको जो अगर हम लोगों ने क्योंकि हम खुद जिम्मेदार है इस चीज़ के, हमने खुद ही इसके ऊपर वो किया था, अगर हम इसको ऊपर एहतियात नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को और सख्त इंतजाम करते होंगे और ज़्यादा सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब इस बार हम देख रहे हैं पहली लहर आई थी तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, सीनियर डॉक्टर्स आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लोगों को आगाही देते थे, गवर्नमेंट से भी अपील करते थे कुछ इकदाम करें। इस बार हम देख रहे हैं डॉक्टर्स भी कुछ ठंडे पड़े हैं, कुछ ज़्यादा उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमें नज़र नहीं आ रही, उस तरह से वो आगाही मुहिम नज़र नहीं आ रही डॉक्टर्स की जानिब से।
वहाँ पर जैसे आप लोग बुलाते हैं, हम आते हैं जरूर डेफिनेटली, और अपने लेवल पे हर उस लेवल के ऊपर कहा जा रहा है कि इसको किया जाए। और इसको इसलिए मैं लोगों से देखें, जब तक मैंने यही कहा कि हर एक अपनी जिम्मेदारी के बगैर नहीं होगा, हर एक को जब तक ये दिल से नहीं समझना है कि ये खतरनाक चीज़ है कोई भी, क्योंकि जब तक वो आदमी का ये डेवलप ना हो कि ये है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर तक इसके ऊपर अमल नहीं हो सकता। तो दिल से समझना कि ज़रूरी समझना है, तभी होगा ये। सही, चलें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब मौजूद थे इंडस हॉस्पिटल के, यही कह रहे थे कि इसको सीरियस लेना होगा, सबसे पहले इस वबा को हकीकत समझना होगा और फिर इससे बचने के तरीक़ेकार पर इनफरादी सतह पर अमल करना होगा। हुकूमत इस बारे में कोई इक़दाम उठाए या नहीं उठाए, लेकिन ये हर एक की इनफरादी जिम्मेदारी है, और अगर इनफरादी अमल नहीं किया जाएगा तो इसको रोकना और इससे बचना बहुत मुश्किल हो सकता है, और फिर आगे जो मौसम सर्द आ रहा है तो उसमें इससे निपटना और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। इसलिए एहतियात की पहली वबा से भी ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।